हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 10 ज्योग्राफी का चैप्टर 2 रीड करेंगे जिसका नाम है वन एवं वन्यजीव संसाधन। तो चलिए शुरू करते हैं। इस ग्रह पर हम सूक्ष्म जीवाणुओं और बैक्टीरिया जोंक से लेकर वट वृक्ष, हाथी हाथी और ब्लू व्हेल तक करोड़ों दूसरे जीवधारियों के साथ रहते हैं। यह पूरा आवासीय स्थल जिस पर हम रहते हैं अत्यधिक जैव विविधताएं से भरा हुआ है। मानव और दूसरे जीवधारी एक जटिल परिस्थिति तंत्र का निर्माण करते हैं जिसका हम मात्र एक हिस्सा हैं और अपने अस्तित्व के लिए इसके विभिन्न तत्वों पर निर्भर रहते हैं। उदाहरणतः वायु जिससे हम सांस लेते हैं, जल जिसे हम पीते हैं और मृदा जो अनाज पैदा करती है जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। पौधे, पशु और सूक्ष्म जीव इनका पुनः सृजन करते हैं। वन परिस्थिति तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि ये प्राथमिक उत्पादक हैं जिन पर दूसरे जीव सभी निर्भर हैं। वन्य जीवन और कृषि फसल उपजातियों में अत्यधिक जैव विविधताएं पाई जाती हैं। यह आकार और कार्य में विभिन्न है परंतु अंतर्निर्भरताओं में जटिल जाल द्वारा एक तंत्र में गुथी हुई है। भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात। यदि आप आसपास नजर दौड़ाते हैं तो पाएंगे कि कुछ प्राणी और पौधे हैं जो आपके क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। वास्तव में भारत जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक है। यहाँ विश्व की सारी जैव उपजातियां की 8% संख्या लगभग 16 लाख पाई जाती है। ये अभी खोजी जाने वाली उपजातियों के 2 या 3 गुणा हैं। आप पहले ही भारत में पाए जाने वाले वनों और वन्यजीवन संसाधनों के क्षेत्रफल और किस्मों के बारे में पढ़ चुके हैं। आपने सोचा होगा कि इन संसाधनों का आपके दैनिक जीवन में क्या महत्व है। ये विविध वनस्पति जात और प्राणी जात हमारे हर रोज के जीवन में इतने गुथे हुए हैं कि हम इसकी कद्र नहीं करते, परंतु पर्यावरण के प्रति हमारी संवेदना के कारण पिछले कुछ समय से इन संसाधनों पर भारी दबाव बढ़ा है। भारत में वन्य और जीवन का संरक्षण। वन्य जीव और वनों में तेज गति से हो रहे ह्रास के कारण इनका संरक्षण बहुत आवश्यक हो गया है। परंतु हमें वनों और वन्य जीवन का संरक्षण करना आवश्यक क्यों है? संरक्षण से पारिस्थितिक विविधता बनी रहती है तथा हमारे जीवन साध्य संसाधन जल, वायु और मृदा बने रहते हैं। यह विभिन्न जातियों में बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जीन्स मतलब जेनेटिक विविधता को भी संरक्षित करती है। उदाहरण के तौर पर हम कृषि में अभी भी पारंपरिक फसलों पर निर्भर हैं। जलीय जैव विविधता मोटे तौर पर मछली पालन बनाए रखने पर निर्भर है। 1960 और 1970 के दशकों के दौरान पर्यावरण संरक्षकों ने राष्ट्रीय वन्यजीवन सुरक्षा कार्यक्रम की पुरजोर मांग की। भारतीय वन्यजीवन संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया जिसमें वन्य जीवों के आवास रक्षण के अनेक प्रावधान थे। सारे भारत में रक्षित जातियों की सूची भी प्रकाशित की गई। इस कार्यक्रम के तहत बची हुई संकटग्रस्त जातियों के बचाव पर, शिकार प्रतिबंध पर, वन्य जीव आवासों का कानूनी संरक्षण तथा जंगली जीवों पर के व्यापार पर रोक लगाने आदि पर प्रबल जोर दिया गया है। तत्पश्चात केंद्रीय सरकार व कई राज्य सरकार ने राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव पशु विहार स्थापित किए जिनके बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। केंद्रीय सरकार ने कई परियोजनाओं की भी घोषणा की जिनका उद्देश्य गंभीर खतरे में पड़े कुछ विशेष वन प्राणियों को रक्षण प्रदान करना था। इन प्राणियों में बाघ, एक सींग वाला गैंडा और कश्मीर हिरण अथवा हुंगुर, 3 प्रकार के मगरमच्छ, स्वच्छ जल मगरमच्छ, लवणीय जल मगरमच्छ और घड़ियाल
एशिया शेर और अन्य प्राणी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त कुछ समय पहले भारतीय हाथी, काला हिरण, चिंकार, भारतीय गुड़वान और तेंदुआ आदि के शिकार और व्यापार पर संपूर्ण अथवा आंशिक प्रतिबंध लगाकर कानूनी रक्षण दिया है। बाघ परियोजना वन्य जीवन संरचना में बाघ एक महत्वपूर्ण जंगली जाति है। 1973 में अधिकारियों ने पाया कि देश में 20वीं शताब्दी के आरंभ में बाघों की संख्या अनुमानित संख्या 55,000 से घटकर मात्र 1827 रह गई। बाघों को मारकर इनको व्यापार के लिए चोरी करना, आवासीय स्थलों का सिकुड़ना, भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की संख्या कम होना और जनसंख्या में वृद्धि बाघों की घटती संख्या के मुख्य कारण है। बाघों की खाल का व्यापार और इनकी हड्डियों का एशियाई देशों में परंपरागत औषधियों में प्रयोग के कारण यह जाति विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई है। क्योंकि भारत और नेपाल दुनिया की 2/3 बाघों का आवास उपलब्ध करवाते हैं, अतः ये देश ही शिकार, चोरी और गैर कानूनी व्यापार करने वाले के मुख्य निशाने पर है। प्रोजेक्ट टाइगर विश्व की बेहतरीन वन्य जीवन परियोजनाओं में से एक है और इसकी शुरुआत 1973 में हुई। बाघ संरक्षण मात्र एक संकटग्रस्त जाति को बचाने का प्रयास नहीं है, अपितु इसका उद्देश्य बहुत बड़े आकार में जैव जाति को भी बचाना है। उत्तराखंड में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में सरसेका वन्य जीव पशु विहार, असम में मानस रिजर्व, केरल में पेरियार बाघ रिजर्व भारत में बाघ संरक्षण परियोजनाओं के उदाहरण हैं। आजकल संरक्षण परियोजनाएं जैव विविधता पर केंद्रित होती हैं, न कि इसके विभिन्न घटकों पर। संरक्षण के विभिन्न तरीकों की गहनता से खोज की जा रही है। संरक्षण नियोजन में कीटों को भी महत्व मिल रहा है। वन्यजीव अधिनियम 1980 और 1986 के तहत सैकड़ों तितलियों, पतंगों, भृंगों और एक ड्रैगन फ्लाई को भी संरक्षित जातियों में शामिल किया गया है। 1991 में पौधों की भी 6 जातियां पहली बार इस सूची में रखी गईं। वन्य और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार और वितरण। यदि हम वन्य और वन्य जीव संसाधनों को संरक्षित करना चाहें तो उनका प्रबंधन, नियंत्रण और विनिमय अपेक्षाकृत कठिन है। भारत में अधिकतर वन और वन्य जीव या तो प्रत्यक्ष रूप से सरकार के अधिकार क्षेत्र में है या वन विभाग अथवा अन्य विभाग के जरिए सरकार के प्रबंधन में है। इन्हें निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। पहला, आरक्षित वन। देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। जहां तक वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है, आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। रक्षित वन। वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन्य क्षेत्र का 1/3 हिस्सा रक्षित है। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। तीसरा है अवर्गीकृत वन। अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं, अवर्गीकृत वन कहे जाते हैं। आरक्षित और रक्षित वन ऐसे स्थायी वन क्षेत्र हैं जिनका रखरखाव इमारती लकड़ी, अन्य वन पदार्थों और उनके बचाव के लिए किया जाता है। मध्य प्रदेश में स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है, जो कि प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का 75% है। इसके अतिरिक्त जम्मू और कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में भी कुल वनों में एक बड़ा अनुपात आरक्षित वनों का है, जबकि बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश
उड़ीसा और राजस्थान में कुल वनों में रक्षित वनों का एक बड़ा अनुपात है। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में और गुजरात में अधिकतर वन क्षेत्र अभिकृत वन है तथा स्थानीय समुदायों के प्रबंधन में है। समुदाय और वन संरक्षण की नीतियां हमारे देश में कोई नई बात नहीं है। हम आमतौर पर इस बात से अनजान है कि वन हमारे देश में कुछ मानव प्रजातियों के आवास भी हैं। भारत के कुछ क्षेत्र में तो स्थानीय समुदाय सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर अपने आवास स्थलों के संरक्षण में जुटे हैं, क्योंकि इसी से ही दीर्घकाल में उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। सरिस्का रिवर्स में राजस्थान के गांवों के लोग वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत वहां के खनन कार्य बंद करवाने के लिए संघर्षित है। कई क्षेत्रों में तो लोग वन्य जीव रक्षण अधिनियम के तहत कई क्षेत्रों में तो लोग स्वयं वन्य जीवन आवासों की रक्षा कर रहे हैं और सरकार की ओर से हस्तक्षेप भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांव के लोगों ने तो 1200 हेक्टेयर वन भूमि सेंचुरी घोषित कर दी, जिसके अपने ही नियम कानून है जो शिकार वर्जित करते हैं तथा बाहरी लोगों की घुसपैठ से यहाँ के वन्य जीवन को बचाते हैं। पवित्र पेड़ों के घुरमट विविध और दुर्लभ जातियों की संपत्ति। प्रकृति की पूजा सदियों पुराना जनजातीय विश्वास है, जिसका आधार प्रकृति के हर रूप की रक्षा करना है। इन्हीं विश्वासों के विभिन्न वनों को मूल एवं कौमात्र रूप में बचाकर रखा है, जिन्हें पवित्र पेड़ों के झुरमुट कहते हैं। वनों ने इन भागों में या तो वनों के ऐसे बड़े भागों को स्थानीय लोग ही घुसते हैं तथा न ही किसी और को छेड़छाड़ करने देते। कुछ समाज कुछ विशेष पेड़ों की पूजा करते हैं और आदिकाल में इनका संरक्षण करते आ रहे हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजाति महुआ और पंदप के पेड़ों की पूजा करते हैं। उड़ीसा और बिहार की जनजाति शादी के दौरान इमली और आम के पेड़ों की पूजा करते हैं। में से बहुत से व्यक्ति पीपल और वट वृक्ष को पवित्र मानते हैं। भारतीय समाज में अनेकों संस्कृतियां हैं और प्रत्येक संस्कृति की प्रकृति और इसकी कृतियों को संरक्षित करने के अपने पारंपरिक तरीके हैं। आमतौर पर झरनों, पहाड़ियों, चट्टानों, पेड़ों और पशुओं को पवित्र मानकर उनका संरक्षण किया जाता है। आप अनेक मंदिरों के आसपास बंदर और लंगूर पाएंगे। उपासक उन्हें खिलाते पिलाते हैं और मंदिर के भक्तों में गिनते हैं। राजस्थान में बिश्नोई गांव के आसपास आप काले हिरण, चिंकार, नीलगाय और मोरों के झुंड देख सकते हैं, जो वहां के समुदाय का अभिन्न हिस्सा है, और कोई उनका नुकसान नहीं पहुंचाता। हिमालय के प्रसिद्ध चिपको आंदोलन कई क्षेत्रों में वन कटाई रोकने में ही कामयाब नहीं रहा, अपितु यहाँ भी दिखाया कि स्थानीय पेड़ों की जातियों को प्रयोग करके सामुदायिक वनीकरण अभियान को सफल बनाया जा सकता है। पारंपरिक संरक्षण तरीकों को पुनर्जीवित अथवा पारिस्थितिक कृषि के नए तरीकों का विकास अब व्यापक हो गया है। टेहरी में किसानों का बीज बचाओ आंदोलन और नवोत्थान ने दिखा दिया है कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना भी विविध फसल उत्पादन और आर्थिक रूप से व्यवहार्य कृषि उत्पादन संभव है। भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम हरित वनों के प्रबंधन और
पुनर्निर्माण में स्थानीय समुदाय की भूमिका के महत्व को उजागर करते हैं। औपचारिक रूप से इन कार्यक्रमों की शुरुआत 1988 में हुई, जब ओडिशा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया। वन विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन क्षरित वनों के बचाव के लिए कार्य करता है और इसमें गांव के स्तर पर संस्थाएं बनाई जाती हैं, जिसमें ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। इसके बदले ये समुदाय मध्य स्तरीय लाभ जैसे गैर इमारती वन उत्पादों के हकदारी होती हैं तथा सफल संरक्षण से प्राप्त इमारती लकड़ी लाभ में भी भागीदार होती है। भारत में पर्यावरण के विनाश और पुनर्निर्माण की क्रियाशीलताओं से सीख मिलती है कि स्थानीय समुदाय को हर जगह प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में शामिल करना चाहिए, परंतु स्थानीय समुदाय को फसल लेने की प्रक्रिया के मुख्य भूमिका में आने में अभी देर है। अतः वे ही विकास क्रियाएं मान्य होनी चाहिए जो जनमानस पर केंद्रित हो, पर्यावरण हितैषी हो और आर्थिक रूप से प्रतिफलित हो। पेड़ एक विशेष, असीमित, दयालु और उदारपूर्ण जीवधारी है जो अपने सतत पोषण के लिए कई मांगे नहीं करता और दानशीलता पूर्वक अपने जीवन की क्रियाओं को भेंट करता है। यह सभी की रक्षा करता है और स्वयं पर कुल्हाड़ी चलाने वाले विनाशक को भी छाया प्रदान करता है।